नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की हम सीरीज चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर के सवाल हम लेकर आ रहे हैं। इन सभी सवालों को हम पूरे मेथड से और इसके साथ साथ जो ट्रिक बनती है उससे दोनों टाइप से सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे की तैयारी करते हो। मैथ्स के सवाल अमूमन सभी एग्ज़ाम में, जैसे अब ये समय काम मजदूरी का सवाल है तो ये लगभग जिस एग्ज़ाम के लिए बनता है उस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल वही रहते हैं। तो अपन ये सीरीज सिर्फ रेलवे के हिसाब से चला रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसलिए मैंने थंबनेल में भी रेलवे एनटीपीसी ही डाला है, क्योंकि मैं एनटीपीसी के सवाल जो आए हुए हैं उन्हीं सवालों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो सीरीज़ तो सिर्फ रेलवे के एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सवाल की है, लेकिन ये काम सभी एग्ज़ाम के लिए आएगी आपको, क्योंकि इस जो ये सवाल बन रहे हैं सभी के सभी, वो सवाल तो आपको पता ही है। मैथ्स में सवाल किसी भी टॉपिक का हो और वो लेवल ज़रूरी नहीं है कि टफ लेवल ही पूछा जाता है, कभी कभार इजी लेवल भी आपके लिए आ जाते हैं। तो रेलवे में तो अमूमन इजी सवाल ही बनते हैं। कुछ एक सवाल है जो जैसे एक पेपर में 1 या 2 सवाल आपको टफ मिलेंगे। सवाल क्या कह रहा है, देखो, मनीष, मुकेश और सचिन अकाउंटेंट का काम करते हैं। मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है। मतलब अकाउंटेंट का काम वो कर रहे हैं और एक रिटर्न फाइल भरनी होती है। तो मुकेश तो 5 घंटे में भर देता है और सचिन है वो 4 घंटे में भर देता है। तीनों मिलकर ये फॉर्म है वो 2 घंटे में कर देते हैं। ये काम मतलब क्या, एक रिटर्न फाइल। तीनों मिलकर 2 घंटे में एक रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो पूछा मनीष अकेला ये काम कितने समय में कर देगा। अब मनीष अकेला कितने समय में करेगा, तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि मनीष x घंटे में करता है। तो x घंटे में करता है तो मनीष का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/x। इसी प्रकार मुकेश 5 घंटे में करता है तो 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/5। और सचिन करता है 4 घंटे में तो सचिन का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/4। ये काम वो क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में कर रहे हैं। लेकिन तीनों मिलकर क्या करते हैं कि काम को 2 घंटे में करते हैं। तो 2 घंटे में तीनों मिलकर करते हैं तो 1 घंटे में क्या करेंगे, 1/2 काम। अब देखो, तीनों मिलकर 1 घंटे में ये काम करते हैं। जब अलग अलग करते हैं और तीनों एक साथ करते हैं तो वो 1 घंटे में आधा काम कर देते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हम कहेंगे कि 1/x प्लस 1/5 प्लस 1/4 ये किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। अब ये क्या है, एक जोड़ है तो भिन्न की जोड़ अपने को पता है, आप सभी को आती भी होगी, मैंने पहले भी करवा रखी है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 1/x तो मैंने यहीं रख लिया, 1/2 इस तरफ है। इनका दोनों का क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो -1/5 और माइनस का ही क्या होगा, 1/4। अब देखो इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 20। 20 क्यों होगा, या आप सीधा ही मान सकते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, एलसीएम का मतलब यहाँ लेना है कि इन सभी का भाग इस संख्या में जाना चाहिए। आप एलसीएम निकाल भी सकते हो, अमूमन 2, 4, 5 का एलसीएम आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 20। 2 का भाग दो 20 में 10 बार, माइनस का माइनस, 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार, माइनस 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार। अब देखो 5 और 4 9, यहाँ क्या है 10, 10 में से 9 जाएंगे तो 1/20। ये किसकी वैल्यू आई है, 1/x की।
1/x का मान 1/20 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 20। तो मनीष अकेला कितने घंटे में काम करेगा 20 घंटे में काम करेगा। मतलब मनीष 20 घंटे में एक रिटर्न फाइल तैयार करेगा, मुकेश 5 घंटे में कर देता है और सचिन 4 घंटे में कर देता है। समय, काम, मजदूरी वाले सवाल हो तो हमें एफिशिएंसी निकाल लेनी होती है। एक तो ध्यान रखना कुल काम आप निकाल लेना पहले, और एफिशिएंसी का मतलब होता है उनका 1 घंटे का काम या 1 दिन का काम। मतलब जो दे रखा है 5, 4 ये दिन दे रखे होते तो हम 1 दिन का निकालते, 5 घंटे दे रखा है तो हमने 1 घंटे का काम निकाल लिया। ये इनकी एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी जब आ जाती है और पूरा काम आपके पास आ जाता है तो एक छोटा सा स्टेप लगता है और अपना सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि मनीष अकेला 20 घंटे में काम करेगा। बी ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट हो गया। अब देखो अगले सवाल की तरफ। ये सवाल क्या कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो, और इसने एलसीएम क्या क्या दिया है 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11 तथा 3 की पावर 14। अब इनका क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। देखो दोस्तों इसको एलसीएम को लेके मैं एक आपको पहले स्टेप बताता हूँ। मैं कहता हूँ 3 और 9 और 27 इनका हमें एलसीएम निकालना है। अब 3 क्या है 3 की पावर 1 है, 9 क्या है 3 की पावर 2 है, और 27 क्या है 3 की पावर 3 है, क्योंकि 3 3 9 3 27 मतलब 3 की पावर 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा अभी आगे जो इस सवाल में मदद करेगा। 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 9 बार, फिर से 3 का भाग जाएगा 1 बार, 1 बार और 3 बार, फिर से 3 का भाग जाएगा 1 बार, 1 बार और यहाँ 1 आ गया। मतलब एलसीएम हम निकालेंगे तो यहाँ से मेरे को एलसीएम क्या मिलेगा 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3 का मतलब हो गया 3 की पावर 3। तो ये क्या मिला है आपको एलसीएम मिला है। मतलब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 हो तो उनका एलसीएम क्या आया 3 की पावर 3, मतलब सबसे बड़ी घात। यहाँ 3 की पावर 3 मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है इन सब की सबसे बड़ी घात है 3 की पावर 3, और एलसीएम भी क्या आया है 3 की पावर 3। जब इस टाइप के सवाल बनते हो तो आपको क्या करना होता है कि एलसीएम की बात करें तब तो हमें लेना है सबसे बड़ी घात, और जब एचसीएफ की बात करें तो लेना है सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात वाला पद है वो एचसीएफ हो जाता है, और सबसे बड़ी घात वाला पद क्या हो जाता है एलसीएम। अब आते हैं अपने सवाल पे। अपना सवाल क्या कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करो। जब एलसीएम की बात आई तो मुझे पता लग गया कि हमें सबसे बड़ी घात देखनी है। 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11 तथा 3 की पावर 14, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 3 की पावर 14। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 3 की पावर 14। दोस्तों ध्यान रखना जब सेम आधार हो और उनकी घातें अलग अलग दे रखी हो तो एलसीएम सीधा ही ध्यान रखना है एलसीएम होगा सबसे बड़ी घात और एचसीएफ होता है सबसे छोटी घात। अगर यहाँ एचसीएफ की बात होती तो हम कहते 3 की पावर -11। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक मानचित्र में 500 किलोमीटर को 2 मिलीमीटर के पैमाने में दिखाया गया है। दो स्थानों के बीच की दूरी को उसने 3.6 मिलीमीटर के रूप में अंकित किए हैं, तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करो। दोस्तों ये है इकाई परिवर्तन वाला सवाल, क्योंकि किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है या मिलीमीटर को किलोमीटर में बदलना रहता है। तो जब इकाई परिवर्तन का काम हो तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। मैं तो कहता हूँ इसमें आप सीधा देखो कि 2 की वैल्यू क्या है 500 है भाई। 2 मिलीमीटर के पैमाने पे 500 आ रहा है तो आपको 3.6 की तो निकालनी है सीधा। तो यहाँ से आ जाएगा 500/2 × 3.6। यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 2 का भाग इसमें 18 बार, 18 5 की 90 और 1 0 और लगा दो 900 किलोमीटर। ये तो आ गया सीधा ट्रिक से।
आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेप ये यहाँ पर फॉलो नहीं करना है, इनको तो हमें पता है कि सीधा का सीधा ही निकाल लेना है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हो गया क्या? 500 किलोमीटर दे रखा है, मिलीमीटर में 2 मिलीमीटर का पैमाना दे रखा है। फिर से इसने 3.6 मिलीमीटर का ही पूछा है। अगर सही ढंग से देखा जाए, हमें ये एकेडमिक सेशन में करना हो तो हमें पहले लिखना पड़ेगा कि 2 किलोमीटर की वैल्यू 500 किलोमीटर, 2 मिलीमीटर की वैल्यू 500 किलोमीटर, और फिर आगे भी इस तरह से होगा क्या कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अब 1-2 किलोमीटर की वैल्यू जब आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, इस प्रकार से हम उलझ जाएंगे। हमें सीधा ध्यान देखना है, 2 मिलीमीटर की वैल्यू 500 तो सीधा 3.6 की वैल्यू निकाल लेनी है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि x स्क्वायर बराबर हो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इस सवाल को देखो हम करते हैं कि x की स्क्वायर हमें पता है 25 का स्क्वायर 625 माइनस 15 का स्क्वायर 225। 625 में से 225 जाएंगे तो 400 जो x स्क्वायर की वैल्यू है। और मुझे पता है कि x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, इसका वर्गमूल करेंगे। जब वर्गमूल करेंगे तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 20। अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता हो तो हमें क्या करना होता है, x स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है कि 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी कि मैं लिखूँगा एक बार तो माइनस, तो 25 माइनस 15, एक बार मैं लिखूँगा 25 प्लस 15। 25 माइनस 15 करेंगे तो 10, 25 प्लस 15 करेंगे तो 40। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 40 इंटू 10 400, और एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 20। देखो ये सवाल दोनों स्टेप से कर सकते हो आप, दोनों फॉर्मूले अप्लाई है। या तो आप ओपन स्क्वायर करके ओपन कर लो या इसको इस मेथड से कर लो। ये मेथड तब ज़्यादा सही रहता है जब संख्याओं का हमें इस वर्गमूल नहीं पता हो, या हम पहले वर्गमूल निकालेंगे फिर इनका जोड़ बाकी करेंगे। इससे अच्छा है आपको यहाँ प्लस और माइनस करना है, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, जोड़ बाकी अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला उन संख्याओं के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगा जहां हमें वर्गमूल या वर्ग उनका क्या हो पता नहीं हो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल जब आप देख रहे हो तो ये सवाल भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। बहुत ही इजी सवाल है, इसमें हर एक चीज़ आपको दे दी गई है। उसने कहा है कि 5% दर है, तो दर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5%। समय भी उसने दे दिया है, समय कितना है 10 वर्ष। इस टाइप के सवाल को देख के लगता है कि मूलधन कितना है 1800 रुपये। बहुत इजी सवाल एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और मूलधन अपने पास दे रखा है 1800 इंटू समय दे रखा है 10 वर्ष इंटू दर दे रखी है 5 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब 100 का भाग हमने दे दिया है। अब 18 इंटू 10 इंटू 5, 18 को 5 से गुणा करो तो 18 5 की 90, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 900। तो ब्याज क्या मिल गया आपको 900 रुपये ब्याज मिलेगा 10 साल बाद। 1800 रुपये का 10 साल बाद 5% की दर से ब्याज क्या मिलेगा 900 रुपये। इसी साधारण ब्याज की तरह से अगर हम मुझे यहाँ कहा होता कि देखो आपको अभी ब्याज की वैल्यू मिल गई है, मैं इससे एक नया सवाल और बनाता हूँ। अगर ब्याज 900 हो और 10 वर्ष का समय हो
ये ब्याज की वैल्यू है, ये समय 10 वर्ष है और आपको दे दिया हो कि दर 5% है, तो आप मूलधन ज्ञात करो। तो हमें पता है मूलधन के लिए हमेशा ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100। देखो अगर सिर्फ ब्याज ज्ञात करना हो तो 100 से भाग जाता है। बाकी कोई भी चीज़ ज्ञात करनी हो, चाहे मूलधन हो, चाहे समय हो या दर हो, उसमें हमें सीधा ब्याज को 100 से गुणा करना है। ये कब करना है? साधारण ब्याज में। ब्याज को 100 से गुणा करने के बाद जो चीज़ें हमारे पास है उनका भाग दे देना है क्या क्या? समय है तो 10 वर्ष, इंटू दर है 5 तो 5 का। अब देखो ब्याज 900 इंटू 100 बटा 10 इंटू 5, 1 0 से 1 0, ये 5 से ये 18 बार, तो 18 इंटू 100 1800। क्योंकि हमें सवाल पता था कि मूलधन 1800 रुपये होगा, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया है। इस टाइप में साधारण ब्याज में एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को तोड़ा जाता है कुछ चीज़ें ज्ञात करने के लिए। जैसे मैं अभी मूलधन निकाला तो मैंने क्या किया, ब्याज को 100 से गुणा किया, तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन निकालना था, समय और दर का मैंने भाग दे दिया। तो ब्याज निकालना हो तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा, ब्याज के अलावा कोई भी चीज़ निकालनी हो तो ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और बची हुई चीज़ों का भाग दे देंगे। ध्यान रखना है, ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और बची हुई चीज़ों का भाग दे देंगे। अगर यही सवाल पूछा जाता और ये सवाल किसके लिए होता, चक्रवर्ती ब्याज के लिए होता, तो भी आपको फॉर्मूला पता है चक्रवर्ती ब्याज का क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 और उसकी घात समय। चक्रवर्ती ब्याज में इतना लंबा सवाल नहीं पूछा जाता है 10 वर्ष के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात क्या है, समय। और अगर इतना बड़ा सवाल होता है तो आप देखो मूलधन कितना 1800, 1 प्लस दर थी 5% बटा 100 और इसकी घात समय 10। अब इसे सॉल्व करो तो देखो 1800, 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 प्लस 5 ये होगा 105 बटा 100 और इसकी घात 10। इसे आप आगे सोल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 1800 को गुणा करेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 21 बटा 20 और इसकी पावर 10। आपको पता 21 बटे 20 को 10 बार गुणा करना और इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये वाला सवाल चक्रवर्ती ब्याज के लिए नहीं बनेगा। आपको चक्रवर्ती ब्याज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 और हद मार के 4 वर्ष के लिए पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा होने के बाद कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी कैलकुलेशन के लिए वहाँ टाइम नहीं होता। एग्जामिनर को भी पता होता है कि इतना लंबा कैलकुलेशन आसानी से होगा नहीं, या होगा तो यही आंसर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। इस टाइप के आंसर सीधे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम एनटीपीसी के सीरीज जो ये चला रहे हैं, ये सीरीज हमें रेगुलर चलाएंगे। आप लोगों का सहयोग रहा तो हम ये बहुत जल्द 1-2 वीडियो और भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे।